फ्रेंड्स, दीवानी तेरे प्यार में स्टोरी का ये पहला भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर सभी कहानियों को सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बरेली, उत्तर प्रदेश। सुबह से मुदित कौशिक के घर में चहल पहल का माहौल था। उनकी इकलौती बेटी प्रिया की 2 दिन बाद शादी जो थी, और कौशिक साहब अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं चाहते थे। उन्होंने काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ था। मुदित जी अपने बेटे और भाई के लड़कों को काम समझा रहे थे और सभी हाथ बांधे खड़े उनकी बात पर सहमति जता रहे थे। कुछ देर बाद ही प्रिया आई और कहा, पापा, मैंने कहा था शादी में गुलाब के फूलों की लड़ियां लगेंगी, फिर आपने ये मोगरे के फूल क्यों लगवाए हैं? बेटा, गुलाब के फूल अभी मार्केट में नहीं आ रहे थे तो हमें यही ऑर्डर करने पड़े। सॉरी बेटा, लेकिन शादी वाले दिन पक्का गुलाब के फूलों की ही लड़ियां लगेंगी। कौशिक जी ने कहा तो प्रिया ने उन्हें साइड से हाँक किया और कहा, थैंक यू पापा। अच्छा, तुमने अपने दोस्तों को इनवाइट कर दिया ना शादी के लिए? कौशिक जी ने पूछा। हाँ पापा, बरेली वाली सारी दोस्तों के घर मैंने कार्ड भिजवा दिया और जो दिल्ली में मेरे साथ हॉस्टल में थी उन दोस्तों को फोन कर दिया, वो आज आ जाएंगी। प्रिया ने कहा, ठीक है, उनके रुकने का इंतजाम मोनू से कहकर करवा देना। कौशिक जी ने कहा, पापा, वो सब मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेंगी। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं जरा गार्डन का काम देख कर आता हूँ। शाम में संगीत का फंक्शन वहीं रखेंगे। कहते हुए कौशिक जी चले गए। प्रिया का फोन बजा। उसने देखा उसके होने वाले पति मेहुल का फोन था तो उसने फोन उठाकर कान से लगाया और बातें करती हुई वहीं घूमने लगी। कुछ देर बाद घर के मेन गेट के बाहर आकर गाड़ी रुकी। प्रिया की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मेहुल, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, बाय। मोनू गेट खुलवा दे। प्रिया ने दूर से ही अपने चचेरे भाई को आवाज लगाई। मोनू ने मेन गेट खुलवा दिया। गाड़ी अंदर आ गई और साइड आकर रुक गई। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहना हुआ था और वो काफी हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ से हल्के आसमानी रंग का लॉन्ग अनारकली सूट पहने, हाथों में चूड़ा, कानों में झुमके, खुले बाल, होठों पर लाली, आंखों में काजल, एक हाथ में अपना पर्स और दूसरे हाथ से अपने 4 साल के बेटे का हाथ पकड़े गाड़ी से नीचे उतरी। लड़का, लड़की और बच्चा तीनों प्रिया की तरफ बढ़े। प्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। जैसे ही लड़की प्रिया के पास आई, प्रिया ने उसे कस कर गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। शादी के बाद कितना बदल गई हो यार। तुम्हें देखकर तो आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कल ही शादी हुई हो। शादी तो तेरी है मेरी जान, तभी तो तेरे एक फोन पर दौड़ी चली आई। पल्लवी ने कहा, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मेरी शादी पर मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। प्रिया ने कहा, अरे भाई, अगर तुम दोनों का भरत मिलाप हो खत्म हो गया हो तो कोई हम पर भी ध्यान दे दो। पास खड़े पल्लवी के पति अश्वनी ने कहा, अरे जीजू, आप तो हमेशा की तरह टिप टॉप लग रहे हो। प्रिया ने उनकी तरफ पलट कर कहा और फिर नजर पल्लवी के बेटे पर गई जो कि उसकी बगल में खड़ा चुपचाप सबको देख रहा था। प्रिया नीचे बैठी और उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, हाय मेरा ध्रुव, कितना बड़ा हो गया है। अच्छा चलो चलो, सब अंदर चलो, घर वाले तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कहते हुए प्रिया सबको लेकर अंदर चली आई। चलते हुए वह अश्विनी से बातें करती हुई जा रही थी। बातें कम, वो उसे छेड़ ज्यादा रही थी। पीछे ध्रुव अपनी मम्मी के साथ चल रहा था। उसकी आंखों पर लगा चश्मा बार बार नाक पर आ रहा था और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे सही करते हुए चला जा रहा था। अंदर आकर पल्लवी और अश्विनी सबसे मिले। उन दोनों के आने से सभी बहुत खुश थे। अश्विनी कुछ देर रुका, फिर बाहर चला गया। ऐसा नहीं था वो पहली बार आया था, इससे पहले भी एक बार आ चुका था प्रिया की सगाई में। पल्लवी प्रिया की मम्मी और चाची से बातें करने में लगी हुई थी। पास में ही ध्रुव बैठा था। वो इतना क्यूट है कि हर कोई उसके गाल खींच रहा था। अब तक वो बेचारा इन सबसे परेशान हो चुका था। उसने पल्लवी से कहा, मम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना। ध्रुव, अभी देखना, थोड़ी देर में यहाँ कितने सारे लोग आएंगे, फिर बहुत मस्ती करने वाले हैं हम।
पल्लवी ने ध्रुव को बहलाते हुए कहा। कुछ देर बाद अश्विनी आया तो ध्रुव उसके साथ चला गया। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि पल्लवी की नजर दरवाजे पर पड़ी। सामने रुबीना और लक्ष्य खड़े थे। उन्हें देखते ही पल्लवी और प्रिया का चेहरा खिल उठा। रुबीना और लक्ष्य अपना अपना बैग संभाले अंदर चले आए। प्रिया आकर रुबीना के गले मिली और कहा, ये कोई वक्त है आने का? सबसे नजदीक होकर भी सबसे लेट पहुंच रही हो। या अल्लाह, सांस तो लेने दे। एक तो बस इतनी खराब मिली ना मुझे कि क्या बताऊं, ऊपर से इस लक्ष्य के बच्चे ने देर कर दी। पीटी से रुबीना ने कहा। अरे अरे, सारा इल्जाम मुझ पे? इसने मेकअप करने में 2 घंटे लगा दिए, तब भी इतनी अच्छी तैयार नहीं हुई है ये। लक्ष्य ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा बाबा, झगड़ना बंद करो, आओ, पल्लवी भी आ चुकी है, प्रिया ने कहा। ओ, उसी से तो मिलने आई हूँ, और अपने भांजे से भी। किधर है छोटा अश्विनी? कहते हुए रुबीना ने एक बार फिर ध्रुव के गालों को पकड़कर खींच दिया और फिर पल्लवी से गले मिलकर कहा, कैसी हो पल्लवी? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और ये लक्ष्य तेरे साथ क्या कर रहा है? पल्लवी ने शक भरे स्वर में पूछा। अरे यार, क्या बताऊं, मैं नए ऑफिस में इतना बिजी हूं ना कि टाइम ही नहीं मिलता। प्रिया की शादी के लिए मुश्किल से 4 दिन का टाइम निकाला है। फिर सोचा तुम सबसे भी मिल लूंगी, इसलिए चली आई थी। आते वक्त उसी बस में ही ये चिरकुट मिल गया। पूरे रास्ते मुझे पकाता हुआ आया है। प्रिया यार, एक कप चाय पिला दे, बहुत जरूरत है मुझे, रुबीना एक सांस में सब कह गई। पल्लवी ने सुना तो मुस्कुराने लगी और कहा, तू कॉलेज में भी ऐसी ही थी, बगलोल, और आज भी वैसी ही है। और लक्ष्य, तू तू कहाँ रहता है? कोई फोन नहीं, मैसेज नहीं। तुम्हें तो पता ही है, प्राइवेट नौकरी में जाने का मतलब जिंदा छोड़ते नहीं है, मरने देते नहीं। दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठकर बस टक टक करते रहो। कहते हुए लक्ष्य पल्लवी की तरफ आया और उसे साइड हक करके वहां पड़े सोफे पर बैठ गया। वैसे अच्छा हुआ प्रिया की शादी के बहाने तुम सब आ गए, वरना पता नहीं कब किससे मिलना होता, पल्लवी ने कहा। अच्छा, वैसे तू कहाँ रह रही है? आजकल सुना था जीजू की जॉब ट्रांसफर हो गई है, रुबीना ने बैठते हुए कहा। हाँ, उनकी जॉब आगरा में शिफ्ट हो गई है। अच्छा है ना, अपने ही शहर में वापस आ गई मैं। अब जब मन करता है माँ पापा से भी मिल लेती हूँ, पल्लवी ने कहा। अरे, उनको भी फोन किया है मैंने, अंकल आंटी ने कहा है शादी वाले दिन आएंगे, प्रिया ने चाय के कप सबको थमाते हुए कहा। पल्लवी, रुबीना और प्रिया तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ती थी। हॉस्टल में भी तीनों एक ही कमरे में रहती थी। लक्ष्य भी उसी कॉलेज में पढ़ता था और दिल्ली में ही रहता था। बाकी सब तो ठीक है, ये वरुण कहाँ रह गया? लक्ष्य ने कहा। हम यहाँ हैं मेरी जान, सामने से वरुण ने आते हुए कहा तो लक्ष्य उठा और उसके गले लगते हुए कहा, ये हमेशा देर से आने की आदत जाएगी नहीं तेरी, है ना? क्या करूं यार, ट्रेन में एक खूबसूरत लड़की से नजरें टकरा गई और तेरा भाई उसी के चक्कर में 2 स्टेशन आगे निकल गया, वरुण ने कहा, जो कि थोड़ा फ्लर्टी टाइप का था लेकिन दिल का अच्छा था। पल्लवी, प्रिया और रुबीना भी वरुण से मिली और सब वहीं हाल में रखे सोफे पर आ बैठे। वरुण बरेली से ही था और पल्लवी के घर से 10 किलोमीटर दूर रहता था। पल्लवी भी बरेली से कुछ ही दूर एक गांव से थी और उसकी शादी अश्विनी से हुई थी, जो कि आगरा में रहता था, लेकिन ट्रांसफर की वजह से कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली रहता था। उनके साथ उनका 4 साल का बेटा ध्रुव भी था। रुबीना भी बरेली के नजदीक एक गांव से थी और इन दिनों लखनऊ में रहकर नौकरी कर रही थी, और लक्ष्य भी वहीं लखनऊ में ही था। प्रिया बरेली में थी। सारे दोस्त एक ही शहर में थे लेकिन अलग अलग। पल्लवी, प्रिया, रुबीना और लक्ष्य ने कॉलेज एक साथ ही पूरा किया था, जबकि वरुण इन सबका दोस्त पल्लवी की शादी में बना था और तब से इन पांचों की दोस्ती और गहरी हो गई। वरुण की शादी हो चुकी थी और लक्ष्य अभी अपना कैरियर बनाने में लगा हुआ था। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अश्विनी के बुलाने पर पल्लवी उठकर चली गई। पल्लवी के जाते ही लक्ष्य ने कहा, हे प्रिया, तुमने साहिबा को इनविटेशन भेजा? तुम्हें तो पता है ना लक्ष्य, पिछले 4-5 सालों से वो हम में से किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। फिर भी मैंने उसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हर जगह टैग करके मैसेज छोड़ा है। उम्मीद है वो देखेगी, प्रिया ने उदास होकर कहा। टेंशन मत ले यार, वो हमारी दोस्त है, देखना तेरी शादी में जरूर आएगी, रुबीना ने उसके बगल में बैठकर अपनी बाह उसके कंधे पर रखते हुए कहा।
अगर वो आती भी है तो पल्लवी को देखकर उसका रिएक्शन क्या होगा यार, कहीं फिर से दोनों में। वरुण ने सीरियस होकर कहा। पल्लवी आ रही है, चुप रहे, रुबीना ने दबी आवाज में कहा तो वरुण ने आगे की बात मुंह में ही रख ली और पल्लवी से कहा, अरे पल्लवी मैडम, अपने मिस्टर राइट से तो मिलवा दो यार, यहाँ लड़कियां में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अच्छा, कहते हुए रुबीना ने वरुण को एक पिलो खींचकर मारा तो वरुण झुक गया और वो जाकर लगा लक्ष्य को। बस फिर क्या था, रुबीना और लक्ष्य जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, उनमें बहस होने लगी। वरुण तो उठकर अश्विनी से मिलने चला गया। पल्लवी ने उन दोनों को दूर करते हुए कहा, गाइस 5 साल हो चुके हैं हमें कॉलेज छोड़े हुए, ऐसे लड़ना बंद करो। रुबीना लक्ष्य से दूर हटी और चली गई। लक्ष्य भी चला गया, उसके साथ पल्लवी भी जाने लगी। तो प्रिया ने कहा, पल्लवी। हाँ, पल्लवी ने प्रिया की तरफ पलटकर कहा, मैंने साहिबा को भी अपनी शादी में आने को कहा है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? प्रिया ने पल्लवी की आंखों में देखते हुए कहा, जिनमें साहिबा का नाम सुनकर बेचैनी और उदासी घिर आई थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद पल्लवी ने कहा, नहीं प्रिया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तुम सब की तरह वो भी मेरी दोस्त है, अगर वो यहाँ आती है तो मुझे खुशी होगी। कहकर पल्लवी चली गई, लेकिन प्रिया मुस्कुरा उठी, ये सोचकर कि आज भी पल्लवी और साहिबा के बीच वो रिश्ता कायम था जिसे लोग दोस्ती कहते हैं। तमिलनाडु, ऊटी शहर, नीलगिरी की पहाड़ियों में बना टी हाउस इन पिछले कुछ सालों से ऊटी का पर्यटक स्थल बना हुआ था। ऊटी आने वाला हर नया शख्स एक बार तो इस टी हाउस में जरूर आता था, जिसमें दो बातें आकर्षक थी, पहली वहाँ की चाय और दूसरी साहिबा। पिछले 4 सालों से साहिबा ऊटी में रहकर इस टी हाउस को संभाल रही थी। परिवार के नाम पर उसके पास सिर्फ एक बिल्ली थी जिसका नाम था स्टेफी। दिल्ली में रहने वाली साहिबा के माँ बाप बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। रिश्तेदारों और परिवार वालों ने इतना एहसान किया कि उसे हॉस्टल डाल दिया। वहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई की और खुद को काबिल बनाया। टी हाउस में 7 लोगों का स्टाफ था जो वहीं ऊटी में रहने वाले लोग थे और पिछले 4 सालों से साहिबा के साथ काम कर रहे थे। इस टी हाउस के चलते साहिबा ने वहीं ऊटी में ही अपने लिए एक सुंदर सा छोटा सा घर भी खरीद लिया। आस पड़ोस वाले उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, ना ही साहिबा किसी से ज्यादा बात करती थी। उसका अधिकांश समय अपने टी हाउस में गुजरता था या फिर घर में किताबें पढ़ते हुए। साहिबा का घर अपने आप में एक खासियत रखता था, उसमें हर जगह किताबें ही किताबें थी। एक कमरा, एक किचन, हॉल, बालकनी, बाथरूम वाला वो घर काफी आलीशान दिखता था, जिसे बहुत ही सलीके से सजाया हुआ था। बालकनी में ढेर सारे गमलों में अलग अलग पौधे लगे थे। बालकनी ने नीलगिरी के पहाड़ों पर बने चाय के बागान सुबह सुबह बहुत खूबसूरत नजर आते थे। साहिबा अपनी सुबह की शुरुआत हमेशा यहीं से किया करती थी। एक कप चाय के साथ उसके कमरे की एक दीवार सिर्फ अलग अलग तस्वीरों से भरी हुई थी, जिनमें साहिबा भी शामिल थी। कुछ लड़कियों की तस्वीरें, कुछ तस्वीरों में साहिबा हंसती मुस्कुराती 2 लड़कों के साथ खड़ी थी। कमरे के एक कोने में खिड़की के पास उसका बिस्तर था। बिस्तर से कुछ ही दूर बुक रैक था जिसमें कई सारी किताबें रखी हुई थी। हमेशा की तरह सुबह तैयार होकर साहिबा ने अपनी बिल्ली स्टेफी को खाना दिया और फिर उसे लेकर घर से बाहर चली गई। अपने पड़ोसी नैन्सी को बिल्ली थमाते हुए कहा, मैं टी हाउस जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। साहिबा, तुम्हें रोज रोज ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम इसे यहाँ छोड़कर जा सकती हो, नैन्सी ने बड़े ही प्यार से कहा। तो साहिबा ने बिल्ली का सर सहलाया और वहां से चली गई। घर से टी हाउस ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए साहिबा हमेशा पैदल जाया करती थी। उसे चाय के बागानों से होकर गुजरना पड़ता था और उस वक्त चलते हुए उस खुशबू को महसूस करना साहिबा को बहुत अच्छा लगता था। मौसम भी ठंडा था। आज साहिबा ने जीन्स और गर्म टी शर्ट के साथ लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था, गले में स्कार्फ था और अपने हाथों को कोट की जेब में डाले वो खामोशी से चली जा रही थी। वो अपने टी हाउस पहुंची। आज भीड़ रोजाना से कुछ ज्यादा थी। साहिबा अंदर आई और सीधा अपने रिसेप्शन एरिया में चली आई। नीलगिरी की पहाड़ियों को बीच बना ये टी हाउस बहुत ही खूबसूरत था। टी हाउस के बीचों बीच अच्छा फर्नीचर रखा हुआ था। दीवारों की जगह शीशे की दीवार थी जिनके आर पार देखा जा सकता था। चाय पीते हुए वहां बैठकर बाहर के नज़ारों को देखा जा सकता था। साहिबा रिसेप्शन पर बैठी अपने लैपटॉप में मेल चेक कर रही थी। तभी एक नया मेल उसकी स्क्रीन पर पॉपअप हुआ।
साहिबा ने मेल खोला। ये प्रिया कौशिक का था। साहिबा ने मेल देखा जिसमें प्रिया साहिबा से अपनी शादी में आने की रिक्वेस्ट कर रही थी। साहिबा ने लैपटॉप वापस बंद कर दिया। प्रिया, रुबीना और पल्लवी के साथ साहिबा भी दिल्ली में उनके साथ ही पढ़ती थी। चारों में गहरी दोस्ती थी और कॉलेज के 3 साल चारों साथ ही रही थी। लेकिन पल्लवी की शादी के बाद सब बदल गया। बाकी सब साथ थे, एक दूसरे के टच में थे, लेकिन साहिबा सबसे अलग थी। पिछले 4 साल से किसी को नहीं पता था कि साहिबा कहाँ है, किस हाल में। प्रिया का मेल देखकर साहिबा परेशान सी हो गई। वो उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। उसका मन बेचैनी से घिरने लगा, आंखों में नमी तैर गई। अपने तीनों दोस्तों के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे। कुछ देर बाद वो वापस आई और अपना लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ सर्च करने लगी। साहिबा ने ऊटी से कोयम्बटूर जाने के लिए एक टिकट बुक कर दी। उसने अपना लैपटॉप बैग में रखा और वहां काम करने वाले किशन लाल को बुलाकर कहा, अंकल, मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में आपको ही ये टी हाउस संभालना है। ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? किशन जी ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ, सब ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा, अभी निकलना होगा, सफर बहुत लंबा है। साहिबा ने अपना बैग उठाते हुए कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं संभाल लूंगा, किशन लाल ने कहा। साहिबा वहां से निकल गई और सीधे घर चली आई। घर आकर उसने अपने कुछ कपड़े पैक किए, अपना जरूरी सामान रखा, लैपटॉप बंद करके अलमारी में रख दिया, अपनी आईडी और पासपोर्ट पर्स में रखा और बैग लेकर घर से बाहर चली आई। साहिबा ने घर को लॉक किया और बैग दरवाजे के बाहर छोड़कर नैन्सी के घर के सामने आकर बेल बजा दी। नैन्सी ने दरवाजा खोला, साहिबा को देखकर थोड़ा हैरान हुई और कहा, अरे, आज तुम इतनी जल्दी क्यों आई? रुको, मैं स्टीफी को लेकर आती हूँ। मिसेज डिसूजा, मैं स्टीफी को लेने नहीं आई हूँ। मैं दरअसल ये बताने आई हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। तो क्या आप तब तक इसे अपने पास रखेंगी प्लीज? साहिबा ने कहा। हाँ, श्योर। सिया तो इसे रखने के नाम से बहुत खुश हो जाएगी। वापस कब तक लौटेगी? नैन्सी ने कहा। एक हफ्ते बाद, जाने से पहले स्टेफी से मिल लूं, साहिबा ने कहा। तो नैन्सी ने उसे अंदर आने को कहा। साहिबा स्टेफी से मिली, उसे प्यार दुलार किया और अपना बैग लेकर वहां से निकल गई और कुछ देर बाद ऊटी बस स्टैंड पहुंची। साहिबा ने जो टिकट ऑनलाइन बुक की थी उसकी बस ढूंढी और आकर बस में बैठ गई। यहाँ से उसे कोयम्बटूर जाना था। साहिबा खिड़की की तरफ बैठी थी। उसके बगल में एक महिला अपनी 1 साल की बच्ची के साथ बैठी थी। बच्ची दिखने में बहुत ही क्यूट थी। साहिबा ने उसे देखा और मुस्कुराकर खिड़की के बाहर देखने लगी। बस रवाना हुई। बस की खिड़की से साहिबा ऊटी के खूबसूरत रास्तों को निहारते जा रही थी। वे रास्ते जिनसे पिछले 4 साल से साहिबा वाकिफ थी। ऊटी में ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी जहां से साहिबा ना गुजरी हो। अक्सर अपने टी हाउस में बनने वाली चाय के लिए चाय की पत्तियां साहिबा इन्हीं बागानों से जो लाती थी। बाहर के नज़ारे देखने में साहिबा व्यस्त थी कि तभी उसके कानों में पास बैठी महिला की आवाज़ पड़ी। पल्लवी, पल्लवी बेटा, रोते नहीं। साहिबा ने जैसे ही ये नाम सुना उसने महिला की तरफ देखा जो अपनी बच्ची को इस नाम से पुकार रही थी और बच्ची लगातार रोई जा रही थी। साहिबा को अपनी ओर देखता पाकर महिला ने कहा, इसे शायद भूख लगी है, लेकिन इसे यहाँ सबके सामने दूध कैसे पिलाऊं? साहिबा अपनी जगह से उठी और कहा, आप यहाँ बैठ जाइए। महिला अपनी बच्ची को लेकर खिड़की की वाली तरफ बैठ गई और साड़ी के पल्लू की आड़ में उसे दूध पिलाने लगी। पल्लवी नाम सुनकर साहिबा का मन बेचैन हो गया। कोयम्बटूर पहुंचने में अभी 2 घंटे लगने वाले थे। साहिबा ने आंखें मूंद कर सर पीछे सीट से लगा लिया। वक्त उसे 5 साल पीछे ले गया। 5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल कॉलेज का ये आखिरी साल था और सभी अपने अपने इम्तिहान की तैयारियों में लगे हुए थे। पल्लवी, प्रिया, रुबीना और साहिबा चारों हॉस्टल के एक रूम में साथ रहती थी। रुबीना, पल्लवी और प्रिया बैठकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन साहिबा वहाँ से नदारद थी। पल्लवी ने देखा साहिबा वहाँ नहीं है तो उसने कहा, ये साहिबा कहाँ गई? ये लड़की ना अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। 2 दिन बाद से एग्जाम शुरू होने वाले हैं और वो गायब है। अरे, आ जाएगी। वैसे मैंने उसे कहा था आज हम चारों मिलकर पूरे 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। प्रिया ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा। शर्त लगा लो वो नहीं आएगी, रुबीना ने कहा।
तुम्ही ने बिगाड़ा है उसे, पता है पिछले साल कितने कम मार्क्स बने थे उसके। पल्लवी ने कहा। वाह वाह, सब ना तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। हम दोनों की बात तो वो वैसी ही नहीं सुनती है, एक तुम्हारी सुनती है तो तुम उसे कुछ कहती नहीं, प्रिया ने कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की ने अपनी गर्दन अंदर करके कहा, ए पल्लवी, तू यहाँ बैठी है? वो तेरी साहिबा फिर से 107 वाली से फिर से झगड़ा कर रही है। क्या? ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, चलो जल्दी। पल्लवी ने किताब बंद करके साइड जल्दी से उठते हुए कहा। तीनों सहेलियां बाहर आई तो बालकनी की साइड में भीड़ देखकर पल्लवी का दिल घबराने लगा। वो जल्दी से उस तरफ आई, भीड़ को साइड किया तो देखा साहिबा हॉस्टल में रहने वाली तनीषा से बुरी तरह उलझी हुई थी। पल्लवी और रुबीना ने दोनों को अलग किया और पल्लवी ने कहा, पागल हो गई हो क्या साहिबा, ऐसे क्यों लड़ रही हो? इसने मेरी दोस्त को गाली दी, इसकी तो मैं, कहती हुई साहिबा जैसे ही तनीषा की तरफ जाने को हुई, प्रिया और रुबीना ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम दोनों की दी होती तो मुझे भी नहीं पड़ता। इसने पल्लवी को गाली दी, इसे तो मैं, कहते हुए साहिबा ने तनीषा के मुंह पर एक घूंसा और जड़ दिया। उसकी नाक से खून निकलने लगा। रुबीना और प्रिया ने सुना तो उन्होंने साहिबा को घूर कर देखा और फिर तीनों उसे लेकर कमरे में चली आई। साहिबा को अपने सामने बैठाकर पल्लवी उसके मुंह पर लगी चोट को दवा लगाते हुए उसे दुनिया भर की नसीहतें दे रही थी। वहीं पास में खड़ी रुबीना और प्रिया उन दोनों को देख रही थी। हफ्ते में 3-4 बार ये सीन देखने को मिल जाता था। उसने मुझे गाली दी तो देने देती, उसे मारा क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो किसी दिन वार्डन तुम्हें हॉस्टल से निकाल देगी, पल्लवी ने कहा। अच्छा, वो बकवास करे और मैं कुछ ना बोलूं? तुम्हारे बारे में कोई गलत कहे, मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका? साहिबा ने गुस्से से कहा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है साहिबा, एग्जाम सर पर है, पढ़ाई छोड़कर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने नॉर्मल होते हुए कहा, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना घर है, ना परिवार है, तुम मेरा सब कुछ हो। अब कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो वो पिटेगा मुझसे। कहते हुए साहिबा उठी और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह बेबसी और तकलीफ ने ले ली थी। उसे खामोश देखकर पल्लवी ने प्रिया की तरफ इशारा किया तो प्रिया साहिबा के पास आई और कहा, अच्छा, मतलब सब कुछ यही है, हम लोग कुछ भी नहीं? तुम सब मेरी दोस्त हो, तुम सब के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगी, सोचूंगी नहीं। बस पल्लवी से रिश्ता थोड़ा ऊपर है, साहिबा ने कहा। हमारे लिए इतना काफ़ी है, चल अब आकर पढ़ाई कर ले, वरना पेपर में क्या लिखेगी? रुबीना ने आकर उसे पीछे से हक करते हुए कहा। सब भूलकर साहिबा उनके साथ आ बैठी और चारों पढ़ाई करने लगी। दोपहर के खाने के बाद पल्लवी फिर पढ़ने बैठ गई और रुबीना बाहर दूसरे रूम में चली गई। प्रिया बैठकर अपना फ़ोन चलाने में बिजी थी और साहिबा आराम से किताब मुंह पर रखे सो रही थी। पल्लवी ने देखा तो उसके मुंह से किताब उठाई और साइड में रख दी। साहिबा को बेपरवाह सोया देखकर पल्लवी मुस्कुरा दी। 2 दिन बाद सभी के एग्जाम शुरू हो गए। सभी के पेपर्स अच्छे हुए। साहिबा को खुद से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। सारे पेपर हो चुके थे, बस एक आखिरी पेपर बचा था जो कि 2 दिन बाद था। सुबह सुबह चारों दोस्त हॉस्टल की छत पर बैठे बातें कर रही थी कि कुछ देर बाद ही चपरासी ने आकर पल्लवी से कहा, ये तुम्हारा लेटर आया है। लेटर नाम सुनते ही पल्लवी से पहले साहिबा ने हाथ बढ़ाया और चपरासी को जाने का इशारा किया। लेटर देखकर रुबीना ने कहा, क्या बात है, मोबाइल के ज़माने में लेटर आया है? जल्दी खोल, ज़रा हम भी देखें कौन से आशिक ने भेजा है। मेरा कोई आशिक नहीं है, पल्लवी ने चिढ़ते हुए कहा। अरे रुको, मुझे देखने दो यार, कहते हुए साहिबा ने लिफाफा खोला जिसमें एक खत था। साहिबा ने जब उसे पढ़ा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। पल्लवी ने देखा तो लिफाफा उसके हाथ से लेकर पढ़ा। उसके चेहरे से भी खुशी एकदम से गायब हो गई। पल्लवी के पापा की तबीयत बहुत खराब थी और उसे जल्द से जल्द घर बुलाया था। तू आज ही अपने घर जा, वार्डन से मैं बात कर लूँगी, साहिबा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ साहिबा ठीक कह रही है, वैसे भी अगला पेपर 2 दिन बाद है, तब तक तू वापस आ जाएगी, प्रिया ने कहा। हाँ, अभी बस मिल जाएगी, 5-6 घंटे में तू तेरे घर अंकल से मिलकर वापस चली आना, रुबीना ने कहा। पल्लवी को यही सही लगा, वो घर जाने की तैयारी करने लगी। पल्लवी के पापा की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण उसे सुबह सुबह आगरा के लिए निकलना पड़ा। रुबीना, प्रिया और साहिबा उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे।
पल्लवी को अपने पापा की बहुत फिक्र हो रही थी। साहिबा ने देखा तो प्रिया और रुबीना से उसका ख्याल रखने को कहा और खुद वहां से चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल थी। पल्लवी बस में बैठ चुकी थी और बस रवाना होने वाली थी। साहिबा जल्दी से आई और खिड़की से ही उसे सब सामान देते हुए कहा, टेंशन मत ले, अंकल को कुछ नहीं होगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फ़ोन कर देना। बस चल पड़ती है। साहिबा बस के साथ साथ भागने लगती है और कहती जाती है, जो सामान दिया है वो खा लेना, भूल मत जाना। और हाँ, 2 दिन बाद फाइनल पेपर है, अपना वापस ज़रूर आना, ठीक है। बस ने स्पीड पकड़ ली और आगे निकल गई। साहिबा को रुकना पड़ा। पल्लवी ने खिड़की से सर बाहर निकाला और साहिबा की तरफ देखते हुए हाथ हिला दिया। उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। बस चली गई तो रुबीना और प्रिया साहिबा के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साहिबा वो वापस आ जाएगी, चलते हैं। रुबीना और प्रिया के साथ साहिबा वापस हॉस्टल चली आई। पल्लवी के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हॉस्टल आकर वो बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। जब आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। रुबीना ने देखा साहिबा उठ चुकी है तो उसने कहा, साहिबा मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खाने मेस में चलते हैं। साहिबा उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हाथ मुंह धोकर वापस आई तो नज़र पल्लवी के बेड पर चली गई जो खाली था। साहिबा के चेहरे पर उदासी छा गई। ये देखकर प्रिया ने कहा, अरे आ जाएगी, वो ससुराल थोड़े गई है। साहिबा ने कुछ नहीं कहा और प्रिया रुबीना के साथ मेस की ओर बढ़ गई। मेस में इन चारों दोस्तों की एक अलग ही टेबल थी जहाँ बैठकर चारों साथ में खाना खाया करती थी। साहिबा मेस में आई तो देखा आज उसकी टेबल पर तनिषा और उसकी दोस्त बैठी है। रुबीना और प्रिया ने तनिषा को वहाँ देखा तो दोनों की भवें तन गई और प्रिया ने कहा, ये तनिषा, ये हमारी टेबल, उठ यहाँ से। क्यों, तेरे बाप का नाम लिखा है क्या यहाँ? तनिषा ने खाते हुए कहा। बाप के नाम पर प्रिया को बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही तनिषा की तरफ बढ़ने को हुई, साहिबा ने उसे रोक लिया और कहा, चल वहाँ बैठते हैं। लेकिन ये, प्रिया ने कहना चाहा तो साहिबा ने कहा, चल ना। साहिबा प्रिया और रुबीना को लेकर दूसरी टेबल की ओर बढ़ गई तो तनिषा की दोस्त ने कहा, आज ये शेरनी भीगी बिल्ली कैसे बन गई? तूने उन लोगों को वहाँ क्यों बैठने दिया? प्रिया ने गुस्से से कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा, हाँ यार साहिबा, वो टेबल हम चारों की है। रुबीना ने भी प्रिया का साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ वो टेबल हम चारों की है, लेकिन आज पल्लवी साथ नहीं है और उसके साथ बिना वो टेबल अधूरी है, इसलिए तनिषा को बैठने दिया। अब तुम दोनों अपना मूड खराब मत करो, मैं खाना लेकर आती हूँ, कहते हुए साहिबा वहाँ से चली गई। चारों ने खाना खाया और वापस अपने कमरे में चली आई। 2 दिन बाद आखिरी इम्तिहान था, इसलिए तीनों बैठकर पढ़ाई करने लगी। पल्लवी के जाने से साहिबा खामोश रहने लगी। आखिरी इम्तिहान वाली सुबह रुबीना, प्रिया और साहिबा तीनों कॉलेज पहुंची। साहिबा ने देखा पल्लवी अभी तक नहीं आई है। उसने प्रिया से पूछा, पल्लवी कहाँ है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, चल पेपर शुरू होने वाला है। प्रिया ने कहा तो साहिबा बेमन से एग्जामिनेशन हॉल की तरफ बढ़ गई। अपनी डेस्क पर बैठी साहिबा बस पल्लवी के बारे में ही सोच रही थी कि तभी पल्लवी वहां पहुंची। उसे वहां देखकर साहिबा की जान में जान आई। पल्लवी ने जब साहिबा को देखा तो उससे इशारों में लेट होने का इस कारण पूछा और पल्लवी ने बाद में बताने का इशारा किया। पेपर शुरू हुआ, सभी चुपचाप अपना पेपर लिखने लगे। आखिरी पेपर सबका अच्छा गया। पेपर खत्म होने के बाद सभी बाहर चले आए। साहिबा, प्रिया और रुबीना बाहर खड़ी होकर पल्लवी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद पल्लवी बाहर आई तो साहिबा ने पूछा, कैसा रहा पेपर? हाँ ठीक था, कहते हुए पल्लवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिन्हें सिर्फ साहिबा ने देखा था। चारों साथ साथ हॉस्टल जाने के लिए निकल गई। चलते चलते प्रिया ने कहा, एग्जाम्स तो ख़त्म हुए, चलो ना चलकर सब पिज्ज़ा खाते हैं, वैसे तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, मुझे मोमोज खाने हैं। रुबीना ने कहा तो साहिबा ने एक मुक्का उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, कितना मोमोज खाती है, तभी ऐसी हो गई है। अरे तुम दोनों बाद में डिस्कस कर लेना, ये सब पहले चलो। कहते हुए प्रिया उन तीनों को लेकर सामने बने पिज्ज़ा पार्लर में गई। प्रिया ने रुबीना के लिए मोमोज ऑर्डर किए और बाकी सबके लिए 2 बेस पिज्ज़ा। साहिबा, प्रिया और रुबीना मज़े से खा रही थी, लेकिन पल्लवी का ध्यान कहीं और ही था। हाथ में पकड़ी पिज्ज़ा स्लाइस को वो न खा पा रही थी न रख पा रही थी। साहिबा ने देखा तो कहा, क्या हुआ तुझे? पल्लवी ने हाथ में पकड़ा स्लाइस प्लेट में रखा और कहा, गाइस मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। हाँ बताना, क्या हुआ?
और हाँ, तेरे पापा कैसे हैं? रुबीना ने कहा। पापा ठीक है, मुझे कुछ और बताना है। पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बता क्या हुआ? अगले महीने मेरी शादी है, पल्लवी ने एकदम से कहा तो रुबीना और प्रिया का चेहरा खुशी से खिल उठा और दोनों पल्लवी को बधाई दी। लेकिन साहिबा ने जैसे ही सुना वहां से उठकर चली गई। पल्लवी जानती थी ऐसा ही होगा, इसलिए उसने साहिबा को रोका नहीं। साहिबा को जाता देखकर प्रिया ने कहा, अब इसे क्या हुआ? मैं उसे लेकर आती हूँ, उसे जाने दो, उससे मैं बाद में बात कर लूँगी। पल्लवी ने कहा तो प्रिया वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, अच्छा, लेकिन ये सब कब कैसे हुआ? लड़का कौन है? लड़का भोपाल से है, पापा के फ्रेंड का बेटा है, अश्विनी नाम है। किसी शादी में उसने मुझे देखा था और तब से ही पसंद करता है और अब शादी करना चाहता है, पल्लवी ने बताया। तो तूने क्या कहा? वैसे मैंने सोचा नहीं था तू अरेंज मैरिज करेगी, वो भी इतनी जल्दी, रुबीना ने कहा। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पापा की तबीयत और फिर वो चाहते हैं कि उनके सामने मेरी शादी हो जाए। मैं अश्विनी से मिली थी, अच्छा लड़का है, सिंपल है, समझदार है। और रही बात लव मैरिज की, तो मेरा तो ऐसा कोई सीन भी नहीं है, पल्लवी ने कहा। कांग्रेचुलेसन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। प्रिया ने आकर पल्लवी को गले लगाते हुए कहा, मैं भी खुश हूँ और मैं तेरी शादी में 4 दिन पहले आने वाली हूँ। दूसरी ओर से रुबीना ने आकर पल्लवी के गले लगते हुए कहा, चलो अब चलकर साहिबा को मनाते हैं। पल्लवी ने उठते हुए कहा, ए पल्लवी, तेरी शादी की बात सुनकर साहिबा चली क्यों गई? कहीं तुम दोनों के बीच? रुबीना ने उसे छेड़ते हुए कहा। हट, कैसी बात करती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, पल्लवी ने रुबीना को एक मुक्का जड़ते हुए कहा। अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ। पूरे कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक सब जानते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती कितनी मजबूत है, रुबीना ने हंसते हुए कहा। तीनों हॉस्टल चली आई। साहिबा को कमरे में ना पाकर तीनों ऊपर टेरेस पर चली आई। साहिबा टेरेस की दीवार पर बैठी थी। पल्लवी उसके पास आई और कहा, ए साहिबा, यहाँ क्यों बैठी है? साहिबा ने पल्लवी, प्रिया और रुबीना को एक नज़र देखा और फिर सामने देखने लगी। पल्लवी उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई और कहा, पता है पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि शादी में कोई आए या ना आए, साहिबा जरूर आनी चाहिए। तू शादी कर रही है? साहिबा ने सामने देखते हुए सवाल किया। पापा की तबीयत खराब है, वो चाहते हैं अश्विनी से मेरी शादी हो जाए, पल्लवी ने कहा। और हमारे प्रॉमिस का क्या? हमने वादा किया था कि जब भी शादी करेंगे साथ करेंगे। हमारा अपना टी हाउस होगा, तुम्हारे और मेरे बच्चे एक ही स्कूल में जाएंगे। उन सब वादों का क्या? साहिबा ने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा। साहिबा, वो सब मजाक की बातें हैं। एक ना एक दिन तो हम सबकी शादी होनी ही है ना। किसी की पहले बाद में होने से क्या फर्क पड़ता है, पल्लवी ने कहा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी मुबारक हो, कहकर साहिबा वहां से चली गई। पल्लवी का चेहरा उदासी से घिर आया तो रुबीना और प्रिया ने उसके पास आकर कहा, अपसेट मत हो, देखना वो जल्दी ही मान जाएगी और तेरी शादी में भी जरूर आएगी। प्रिया और रुबीना की बातों से पल्लवी को थोड़ी राहत मिली। पल्लवी गलत नहीं थी, वो अपने घर वालों की खुशी के लिए शादी करने को तैयार थी और उस पर अश्विनी भी पल्लवी के लिए परफेक्ट था। तीनों कुछ देर टेरेस पर रुकी और फिर नीचे चली आई। रात के खाने के बाद रुबीना, प्रिया और पल्लवी अपना बैग पैक करने में लगी। कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन साहिबा बिस्तर पर बैठी सुनने में खोई थी। ना उसने अपना बैग जमाया, ना ही किसी से कोई बात करने का उसका मन था। साहिबा के रिश्तेदार बहुत थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिनके घर जाकर वो 2-3 महीने रहे। उसे चुपचाप बैठा देखकर प्रिया ने कहा, साहिबा, ऐसे क्यों बैठी है? घर नहीं जाना क्या? मेरे कौन सा घर है, यही हॉस्टल मेरा घर है, साहिबा ने एक मुस्कान के साथ कहा जिसमें उसका दर्द साफ झलक रहा था। तू मेरे साथ चल, मेरे घर, रुबीना ने कहा। नहीं यार, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, मैं यहीं ठीक हूँ, साहिबा ने कहा। साहिबा, मेरे साथ चलो, पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी शादी में आऊँगी। पल्लवी ने सुना तो एक कसक उसके मन में उठी। उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा साहिबा का इस दुनिया में इस वक्त कोई नहीं था और वो शादी करके उसे छोड़कर जा रही थी। पल्लवी साहिबा के पास आई और उसके गले लगते हुए कहा, सॉरी यार, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई। प्रॉमिस इसलिए किए जाते हैं ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। अब आंसू बहाना बंद कर, विदाई में काम आएंगे, साहिबा ने कहा तो रुबीना और प्रिया भी आकर उन दोनों के गले लग गई। अगली सुबह प्रिया बरेली के लिए, रुबीना लखनऊ के लिए और पल्लवी अपना सामान लिए आगरा के लिए निकल गई।
अपनी दोस्तों के बिना साहिबा का मन नहीं लगा तो वो दिल्ली में ही अपने किसी अंकल के घर रहने चली गई। 1 महीने बाद पल्लवी की शादी थी, इसलिए उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, जिनमें पल्लवी काफ़ी बिजी भी हो चुकी थी। साहिबा जब भी उसे फ़ोन करती या तो उसका फ़ोन बिजी आता था, फिर पल्लवी जल्दी में रहती, ठीक से बात नहीं कर पाती थी। साहिबा दिन भर या तो किताबें पढ़ती या फिर सोती रहती थी। शादी के 2 दिन पहले पल्लवी का फ़ोन आया। उसने साहिबा को आगरा आने को कहा। साहिबा ने प्रिया और रुबीना से बात की तो उन दोनों ने कहा कि वो उसे डायरेक्ट पल्लवी के घर में ही मिलेंगे। साहिबा ने अपना बैग जमाया और अपने अंकल से आगरा के लिए टिकट बुक करवाने को कहा। तत्काल में साहिबा को आगरा के लिए उसी शाम ट्रेन की टिकट मिल गई। उसने जीन्स और उस पर सफ़ेद कुर्ता पहना, बालों को समेट कर पोनीटेल बना ली। शाम 4 बजे साहिबा घर से निकल गई। जाने से पहले आंटी ने कह दिया कि वापस यहाँ ना आए, अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। उनकी बातों के दुख से ज़्यादा खुशी उसे आगरा जाने की थी। साहिबा और पल्लवी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन साहिबा पहली बार उसके घर जा रही थी। साहिबा स्टेशन पहुंची, देखा ट्रेन वहाँ है, ट्रेन के चलने में अभी वक्त है, सोचकर साहिबा ने पास ही की दुकान से एक कप कॉफ़ी ली और पीने लगी। अभी उसने आधी ही पी थी कि तभी ट्रेन चलने लगी। साहिबा ने कप डस्टबिन में फेंका और अपना बैग संभाले ट्रेन की तरफ बढ़ी। वो जल्दी जल्दी चली जा रही थी और ट्रेन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जल्दी जल्दी के चक्कर में उसे ध्यान नहीं रहा और उसने सामने से आते लड़के से टकरा गई। उसके हाथ से बैग छूट कर गिर गया तो उसने चिल्लाते हुए कहा, ए, देख कर नहीं चल सकते? साहिबा ने लड़के को देखा तक नहीं। उसने अपना बैग उठाया तो लड़के ने कहा, मैडम देख तो आप भी सकती हैं ना, बड़े बदतमीज हो यार। कहते हुए साहिबा ने एक नज़र लड़के को देखा। गोरा रंग, सलीके से कटी हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें, सुर्ख होठ, सफ़ेद शर्ट, नेवी ब्लू जीन्स और गले में ओम नाम का लॉकेट पतली सी चैन में लटक रहा था। लड़के को देखते हुए साहिबा को अपनी ट्रेन का ध्यान आया तो वो ट्रेन की तरफ भागी और जल्दी से अपना बैग रखकर ट्रेन में चढ़ गई। अगले ही पल एक लड़के ने साहिबा के बगल में आकर बाहर देखते हुए उस लड़के से कहा, ओए पार्थ, वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी आ, सिगरेट आगे स्टेशन पर ले लेंगे। वर्तमान बस को अचानक से ब्रेक लगा और साहिबा अपने अतीत से बाहर आई। उसके जहन में बस वह आखिरी शब्द पार्थ कौंधने लगा। साहिबा ने एक गहरी सांस ली और बस से नीचे उतरी। बस कोयम्बटूर बस स्टैंड पर खड़ी थी। साहिबा अपना सामान संभाले स्टैंड से बाहर आ गई। उसने कैब बुक की और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। 4 साल पहले वाली जल्दी उसे आज भी थी। साहिबा कोयम्बटूर बस स्टैंड से एयरपोर्ट पहुंची। उसकी फ़्लाइट निकलने में अभी 10 मिनट ही बाकी थे। साहिबा ने जल्दी से अपना टिकट कंफर्म करवाया, अपना सूटकेस जमा करवाया और हैंडबैग हाथ में लिए फ़्लाइट की ओर बढ़ गई। उसका मन अजीब बेचैनी से घिरा हुआ था। अपना बैग और टिकट संभाले साहिबा फ्लाइट में आई। उसकी सीट थी 16A। साहिबा आकर अपनी सीट पर बैठ गई। अपनी सीट पर बैठी उदास नज़रों से वो बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद एक 26-27 साल का लड़का आकर उसके बगल में बैठा। साहिबा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका ध्यान खिड़की के बाहर था। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स अपने अपने में लगे थे। प्लेन आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा था। साहिबा खिड़की के बाहर उड़ते बादलों को देखी जा रही थी। वक्त एक बार फिर उसे पीछे ले गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन, शाम 6:30 बजे। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी साहिबा बाहर प्लेटफार्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हुए उस लड़के को देखे जा रही थी जिसका नाम पार्थ था। साहिबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके बगल में खड़े लड़के ने साहिबा को पीछे किया और अपना हाथ बाहर निकालकर पार्थ की तरफ बढ़ा दिया। पार्थ ने लड़के का हाथ पकड़ा और ट्रेन में चढ़ गया। पार्थ हाँफने लगा। उसने एक नज़र साहिबा को देखा और अपने दोस्त से कहा, सही टाइम पर हाथ दे दिया यार तूने, वरना आज तो ट्रेन छूट जाती मेरी। साहिबा वहाँ से हटकर अंदर चली गई। एक डिब्बा छोड़कर अगले डिब्बे में उसे सीट मिल गई। साहिबा ने अपना बैग सीट के नीचे रखा और बैठ गई। उस पूरे डिब्बे में गुजराती फैमिली बैठी थी जिनकी बातें साहिबा के सर के ऊपर से जा रही थी। बैठे बैठे साहिबा को महसूस हुआ कि सामने खड़ा लड़का उसे ही देख रहा है। साहिबा थोड़ा सा अपनी दाईं ओर झुकी और तो सामने खड़ा लड़का पार्थ भी उसके साथ उसी ओर झुका। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली तो साहिबा वापस सीधे होकर बैठ गई और खुद को कोसते हुए मन ही मन कहा, क्या कर रही है, ऐसे क्यों देख रही है उसे। साहिबा ने
अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर महसूस हुआ और वो थोड़ा सा दाईं ओर झुकी। इस बार भी पार्थ ने वही किया और जैसे ही साहिबा से नजरें मिली, पार्थ मुस्कुरा उठा। साहिबा ने मुंह बनाया और वापस सीधे बैठ गई। लड़के से अपना ध्यान हटाने के लिए साहिबा ने अपने बैग से किताब निकाली और खोलकर बैठ गई। साहिबा किताब पढ़ने में बिजी थी। कुछ देर बाद जैसे ही उसने किताब अपनी आंखों के सामने से हटाई, उसका दिल धड़क उठा। पार्थ बिल्कुल उसके सामने बैठा था और वहां बैठी गुजराती फैमिली से उन्हीं की भाषा में कुछ बात कर रहा था। जैसे ही उसने साहिबा को देखा, साहिबा उसे घूरने लगी। पार्थ ने साहिबा को एक नज़र देखा और फिर नज़रें हटा ली। साहिबा ने किताब वापस बैग में रख ली। दिल्ली से बरेली का सफ़र काफ़ी लंबा था, ऐसे में अकेले वो बोर हो जाएगी सोचकर उसने अपना फ़ोन निकाला और रुबीना प्रिया से चैट करने लगी। साहिबा, कहाँ पहुँचे तुम लोग? रुबीना, हम दोनों तो कब का पल्लवी के घर पहुँच चुके हैं। तू देर कर रही है। प्रिया, जल्दी आ जा यार, तेरे बिना सब बोरिंग लग रहा है यहाँ। साहिबा, अभी ट्रेन में ही हूँ और लगता है पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। प्रिया, कोई मस्त लड़का दिखा के नहीं? रुबीना, हाँ यार, अगर ट्रेन में कोई अच्छा लड़का साथ हो तो सफ़र कब कटता है पता ही नहीं चलता। साहिबा, लड़का? एक लड़का है, पहले स्टेशन पर मुझसे टकराया और अब आकर मेरे सामने ही बैठ गया, जब से घूरे जा रहा है। प्रिया, हाउ रोमांटिक, दिखने में कैसा है? रुबीना, तेरा सही है यार, हमें तो अंकल के साथ बैठकर आना पड़ा था, पूरे रास्ते खांसता रहा। साहिबा, दिखने में ठीक ठाक है। प्रिया, तो आगे बात बढ़ाना यार, क्या पता पल्लवी के साथ साथ तेरा भी नंबर लग जाए। साहिबा, ओ जस्ट शट अप। रुबीना, चल बाय, पल्लवी बुला रही है, उसकी हल्दी है ना, और तू ध्यान से आना, कहीं वो स्टेशन वाला लड़का तेरे साथ ही ना चला आए। प्रिया, बेस्ट ऑफ लक, हार्ट वाला इमोजी। साहिबा, ओके बाय। कुछ देर की चैटिंग के बाद साहिबा ने फ़ोन वापस बैग में रख लिया। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। साहिबा ने देखा पार्थ दाईं तरफ बैठे अपने दोस्तों से बात कर रहा था, हंस रहा था। उसे हंसता हुआ देखकर कुछ पल के लिए साहिबा उसके चेहरे में खोकर रह गई। पहली बार उसने पार्थ को गौर से देखा था। काली आंखें, पतला सा लंबा नाक, सुर्ख पतले होंठ, कान में एक छोटी सी काले रंग की बाली, लंबे लेकिन सलीके से कटे बाल जिन्हें बार बार वो अपने हाथों से सेट कर रहा था। सफ़ेद रंग की शर्ट में पार्थ अच्छा लग रहा था। वो इतना भी बुरा नहीं था जितना साहिबा उसे समझ रही थी। अभी साहिबा अपनी आंखों से पार्थ को चेकआउट कर ही रही थी कि पार्थ ने साहिबा की तरफ देखा तो साहिबा ने नजरें घुमा ली। अगले स्टेशन पर पार्थ के दोनों दोस्त उतर गए। पार्थ अब अकेला था। वो सीधा बैठ गया और गुनगुनाते हुए खिड़की के बाहर देखने लगा। रात के 8 बजे गाड़ी एक स्टेशन पर 10 मिनट के लिए रुकी। पार्थ उठा और ट्रेन से नीचे उतर गया। बाहर दुकान पर आकर उसने एक पानी की बोतल खरीदी, कुछ पिया और बाकी से मुंह धो लिया। उसने दुकान वाले से खाने को पूछा तो बगल की दुकान की ओर इशारा कर दिया। पार्थ साइड वाली दुकान पर आया। वो कुछ फास्ट फूड जैसा था। उसने अपने लिए एक वेज रोल देने को कहा। वेज रोल लेकर पार्थ जैसे ही जाने के लिए पलटा, उसे साहिबा का ख्याल आया। उसने एक रोल उसके लिए भी ले लिया। ट्रेन चलने वाली थी। पार्थ फटाफट आकर ट्रेन में चढ़ गया और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। साहिबा उस वक्त आंखों पर बड़े बड़े गिलास का चश्मा लगाए किताबें पढ़ने में बिजी थी। पार्थ उसे देखता रहा। चश्मे में कितनी मासूम लग रही थी वो। पार्थ उसे एक टक देखने लगा। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख लाल होंठ, नाक में एक छोटी सी नोज पिन, कानों में झुमके, हाथ में घड़ी और साथ ही किताब। इस वक्त साहिबा पार्थ को बहुत ही सीधी सादी लड़की नजर आ रही थी। जैसे ही साहिबा ने पार्थ की तरफ देखा, उसे अपनी ओर देखता पाया तो पार्थ ने अपने हाथ में पकड़ा एक रोल साहिबा की तरफ बढ़ा दिया। साहिबा ने देखा तो उसे बचपन की यादें याद आ गई। ट्रेन में अक्सर लोग खाने में नींद की दवा मिला देते हैं और फिर सारा सामान लूट लेते हैं। हेलो, मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं। सोचा तुम अकेली हो इसलिए एक तुम्हारे लिए भी ले आया। साहिबा को खोया हुआ देखकर पार्थ ने कहा, ले लो बेटा, इतने प्यार से लेकर आया है, शक्ल से तो शरीफ ही लगता है। साहिबा के बगल में बैठी बुजुर्ग आंटी ने कहा। थैंक यू आंटी, कहते हुए पार्थ ने रोल एक बार फिर साहिबा की तरफ कर दिया। साहिबा ने रोल ले लिया, फिर धीरे से कहा, थैंक यू, यूर वेलकम। पार्थ ने सदी हुई आवाज़ में कहा और फिर बैठकर अपना रोल खाने लगा। साहिबा को ऐसे सबके सामने खाने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन और कोई जगह भी थी नहीं। उसने वहीं बैठकर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। पार्थ ने साहिबा को देखा और मन ही मन मुस्कुरा उठा। साहिबा ने रोल खाया और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। देखा पार्थ पानी को बोतल को देख रहा था तो उसने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। पार्थ ने पानी पिया और बोतल वापस साहिबा की तरफ बढ़ा दी।
कुछ देर बाद पार्थ ने अपने जेब से फ़ोन निकाला और बैग से हेडफोन निकालकर कानों पर लगाकर अपने फ़ोन में बिजी हो गया। साहिबा भी एक बार फिर अपनी बुक के पन्ने पलटने लगी। बरेली आने से आधे घंटे पहले ट्रेन एक स्टेशन पर फिर रुकी। इस बार ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकी तो पार्थ को सिगरेट की तलब होने लगी। उसने देखा साहिबा अपनी बुक में लगी हुई है तो वो उठा और ट्रेन से नीचे उतर गया। दुकान पर आकर उसने एक सिगरेट खरीदी और जलाकर मुंह में रख ली। अभी उसने सिगरेट का एक कश भी नहीं लिया था। पैसे चुकाकर वो जैसे ही पलटा, नज़र साहिबा पर पड़ी। साहिबा को अपनी ओर घूरता पाकर पार्थ ने मुंह से सिगरेट निकाली और बुझाकर डस्टबिन के हवाले कर दी। साहिबा दुकान वाले की तरफ बढ़ गई और 2 चाय देने को कहा। चाय लेकर साहिबा पार्थ के पास आई और एक कप उसकी ओर बढ़ाकर कहा, चाय। थैंक्स, पार्थ ने कप लेते हुए कहा, जिससे उसकी उंगलियां साहिबा की उंगलियों से सहसा ही टकरा गईं। पार्थ शर्मा, पार्थ ने अपना हाथ साहिबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। साहिबा ने एक नज़र पार्थ को देखा और फिर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, साहिबा सिंह, वर्तमान एयर इंडिया फ्लाइट। साहिबा अपने अतीत में खोई हुई थी कि उसके कानों में आवाज़ पड़ी, फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। साहिबा ने खुद को अतीत की यादों से बाहर निकाला और खिड़की से नजरें हटा ली। उसने देखा बगल में बैठा लड़का उसे देख रहा है और फिर सामने देखने लगता है। प्लेन टेक ऑफ हुआ, साहिबा नीचे उतरी। शाम के 7 बज रहे थे। साहिबा इस वक्त चेन्नई प्लेटफॉर्म पर थी। यहाँ से उसे दिल्ली के लिए फ़्लाइट लेनी थी जो कि 4 घंटे बाद थी। साहिबा अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर आई। सामने एक कैफ़े था। साहिबा वहाँ चली आई। उसने अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर किया। सर्दी बढ़ गई थी। साहिबा ने अपने उस लंबे से कोट के सभी बटन बंद कर लिए और बैठकर अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद वेटर उसके लिए कॉफ़ी और सैंडविच रखकर चला गया। साहिबा ने सैंडविच खाया, कॉफ़ी पीकर और फिर वहाँ से बाहर चली आई। हल्का अंधेरा हो चुका था। साहिबा वहाँ सड़क किनारे पड़े बेंच पर बैठ गई और आती जाती गाड़ियों को देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चेन्नई की सड़क पर बेंच पर बैठी साहिबा खामोश आंखों से सड़क पर चलते लोगों और गाड़ियों को देख रही थी। अगली फ्लाइट 4 घंटे बाद थी। अकेलापन उसे एक बार फिर अतीत में ले आया। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।